हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और किन बड़ी वजहों के चलते बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट सर्टिफिकेट क्या निरस्त कर दिए गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 संबंधी सूचना और बीएड छात्र अब क्या कर सकते हैं, उनके पास बचे हुए विकल्प क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, संस्कृत सहित 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी बाकायदा व्याख्या दी गई है। 4 सोल्ड पेपर भी हैं, विश्लेषण चार्ट भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें 2000 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं जिनको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक छोटे से मुद्दे के बारे में कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल जजमेंट आ चुका है। आज की डेट पर अगर देखा जाए तो बीएड के कैंडिडेट्स 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। मानी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद से उनकी सारी जगह जो पोजीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। वो चाहे किसी भी स्टेट का मामला हो, 28 जून 2018 की गाइडलाइंस क्वैश कर दी गई हैं। मतलब साफ है कि 28 जून 2018 के माध्यम से हुई सारी भर्तियां भी अब रडार पर आ गई हैं। सभी पर देखा जाए तो एक गहरा संकट या गहरे जो संकट के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। ये स्पष्ट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को बार बार कोट किया और साथ ही साथ पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं किया कि कौन से रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग है, ऑनगोइंग है या कंप्लीटेड हैं, उन पर क्या होगा। जब 28 जून 2018 का जो गजट है वो निरस्त किया गया है तो यहाँ से बहुत बड़ा संकट है जो भर्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन रेट्रो प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी और भूतगामी इस प्रकार का होता है। मतलब जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उन पर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें कि आप कोई आज की डेट में ऑर्डर आया, अब उसको आप पुराने डेट पर फॉलो अप कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जज साहब को थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पर कर देना चाहिए जिससे कि ये हौच-पौच की कंडीशन ना आती। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़े मुसीबत में फंस चुकी है। ये सारे छात्रों को जानना आवश्यक है। और दोस्तों, देखा जाए तो इसी बीच आपको क्लियर हो गया है कि आप जो है बीएड वाले अपर के लिए हैं और प्राइमरी के लिए बीटीसी है, लेकिन अपर के लिए भी है। ये चीज़ें हैं तो आप लोग थोड़ा सा देखिए। भर्तियां अभी स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आनी नहीं है। अभी कोई भी विज्ञापन आपका जारी नहीं होगा। अनुपात समानुपात लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी बराबर कर रहे हैं, तो ऐसे में और जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा अवसर है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का आवेदन कर दें। क्योंकि पेट का आवेदन आप कर देंगे तो देखिए जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन फाइनली आगे के लिए आप थोड़ा सा अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं कि पेट में आवेदन कर लें। और पेट में आवेदन कर लेंगे तो आपको बहुत सारे अवसर 2024 में जो वैकेंसी आएंगी उनमें मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लौट आते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। देखिए, कुछ बड़ी वजहें हैं जिनके कारण जो बीएड है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फिर से जजमेंट रिव्यू किया गया है, फिर से हमने पढ़ा है। तो जो प्रॉपर फाइंडिंग हैं वो ये हैं कि जज साहब ने मेनली फोकस किया है प्राइमरी एजुकेशन को, 1 to 5 को। अब जब 1 to 5 को कंसीडर किए हैं तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही गई है। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ करता था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट है
चिल्ड्रंस का फंडामेंटल राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्राप्त करना। तो फंडामेंटल राइट को कुल मिला के ऐसे नहीं पूरा कर दिया जाएगा कि फॉर्मेलिटी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा से जो भी रूल्स रेगुलेशन आए हैं उनमें यही है कि क्वालिटी एजुकेशन को फोकस किया गया है। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के नाम पर, क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव होती है। जो भी फाउंडेशनल लर्निंग होती है 1 to 5 की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जज साहब ने इसी बात पर ज़्यादा फोकस किया है। और जज साहब के देखा जाए तो समक्ष जो बात रखी गई है वो ये है कि डीएलएड जो कैंडिडेट्स हैं या बीटीसी जो भी हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, ये स्पेशली 1 to 5 में पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है दोस्तों, चूँकि 1 to 8 के लिए बीटीसी या डीएलएड के कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, द पेडागोजिकल स्किल ऑफ ए टीचर मस्ट बी गिवन अ वेरी हायर प्रायोरिटी, बट आवर प्रायोरिटी सीम्स टू बी डिफरेंट। इट इज़ नॉट टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन बट टू प्रोवाइड मोर जॉब एवेन्यू टू बीएड। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा चलिए बाद में डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ पर जज साहब ने पैरा 4 पर क्या मेंशन किया है, अपार्ट फ्रॉम द एबव बैच ऑफ पेटिशनर्स देयर वाज अनदर सेट ऑफ पेटिशनर विच विथ देयर ओन ग्रीवांस। These are the candidates who are diploma holders in elementary education DLED, which was the only teaching qualification required for teachers at primary level, and who have aggrieved by the inclusion of BEd candidates। तो ये केवल देखिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 1 to 8 के लिए है, और ये गलत है सरासर कि केवल डीएलएड कैंडिडेट्स इसके लिए ही एलिजिबल हैं। डीएलएड कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बीएड कैंडिडेट भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, और 1 to 5 के लिए ओनली लिमिटेड नहीं किया गया है डीएलएड को। ये यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी वजह बना है बीएड को बाहर होने में, सबसे बड़ा कमज़ोर ग्राउंड मेरे हिसाब से ये बना है कि जज साहब को ये समझाने में जो एडवोकेट्स हैं नाकाम रहे हैं कि जो डीएलएड है वो 1 to 8 के लिए है, और जो बीएड है वो 6 to 8 और 9-10 के लिए है। स्पेशली यहाँ पर देखेंगे हम पीजीटी की बात नहीं करेंगे, चूँकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, वो अलग सी चीज़ हुई। ठीक है, ये यहाँ पर देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 8 आएगा, और इसके लिए डीएलएड है 1 to 8 के लिए, और यहाँ पर 6 to 8 के लिए बीएड आ जाता है। अब दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हालात कुछ ऐसे हैं कि 1 to 8 की वैकेंसी में सिर्फ 1 to 5 की वैकेंसी आती है, 6 to 8 की कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। मे बी और स्टेट में भी ऐसा होता हो, और यहाँ पर पॉलिसी बन चुकी है कि जो भी प्रमोशन होगा सिर्फ उसी से 6 to 8 की पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। मतलब बीएड वाले अनिश्चित काल तक भविष्य में कभी भी टीचर प्राइमरी लेवल पर नहीं बन सकेंगे, जबकि प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। अपर प्राइमरी के लिए भाई एलिजिबल 6 to 8 के लिए तो है ही, तो आखिरकार बीएड कब आएंगे? बीएड चूँकि 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, 9-10 को पढ़ाने के लिए स्पेशली बीएड वाले एजुकेशन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 to 5 में पढ़ाने के लिए अगर उनकी कुछ एजुकेशन में कमी रह जाती है, पेडागोजिकल इशू को ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशली डीएलएड के कैंडिडेट सीखते हैं 1 to 5 में, और वो बेहतर वहाँ पर पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर बीएड वाला, ये बिल्कुल सही है, जज साहब ने जो कोट किया है बिल्कुल सही किया है, और ये एकदम से सही भी है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको जो कायदे से पढ़ा हुआ है वही इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बीएड और डीएलएड का कोर्स डिज़ाइन किया गया है, डीएलएड वाला सिर्फ 1 to 5 के लिए ही डिज़ाइन नहीं है, वो 6 to 8 में भी पढ़ाने के लिए डिज़ाइन है, जबकि बीएड वाला 6 to 8 एंड हायर के लिए डिज़ाइंड है। अब जो स्पेस बच रहा था 1 to 5 के लिए, वो 2 साल की जॉब के भीतर आपको ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा। ये जो मतलब गैप है वो फिलअप हो जाएगा। मतलब आप 2 साल
कि जॉब के भीतर भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लीजिए, तो आप 1 to 5 का पेडागोजिकल जो इशू है उसको भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसको भी पढ़ा पाएंगे। बाकी कंपोजिट विद्यालय हैं 6 to 8 के, 1 to 8 के, ज़्यादातर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यूपी के 1 to 8 में कंपोजिट हो गए हैं, मतलब वहाँ पे 1 to 8 की पढ़ाई होती है। तो ये बताइए जब डीएलएड वाले ही पूरे तरीके से आएंगे तो 6 to 8 में कौन पढ़ाएगा? भले ही वो 6 to 8 की रखे हुए क्वालिफिकेशन, लेकिन बीएड का यहाँ पे क्या हक नहीं मारा जा रहा है? यानी कि बीएड वाले क्या यहाँ पर उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? ये यहाँ पर होना चाहिए। और ये कंडीशंस देखिए हर एक स्टेट की अलग अलग है। मैं फिर उस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि एनसीटी ने अवश्य यहाँ पर गलती की हुई है कि एमएचआरडी ने लेटर लिखा, केवीएस का मामला था, उन्होंने टेट का मामला उठाया कि टेट के जो 6 to 16% कैंडिडेट्स ही डीलेड वाले उत्तीर्ण हो पाते हैं 1 to 5 का टेट। तो इस वजह से 1 to 5 वाले टेट में बीएड को भी आप शामिल कर दीजिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे टेट में, और फिर इसके आधार पर हम अपना रिक्रूटमेंट कर लिया करेंगे। लेकिन टेट के बाद एक एग्ज़ाम और भी होता है, और टेट का एग्ज़ाम अगर 1 to 5 का है तो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और इसमें स्पेशली टीचर की एलिजिबिलिटी चेक होती है कि 1 to 5 का एक्चुअली पेडागोजी उसको आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तभी वो टेट पास कर रहा है, और जो 1 to 5 का पेपर होता है, सुपर टेट हो गया या बिहार का हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें भी पेडागोजी हर जगह पर लगभग पूछी जाती है, लेकिन मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो जब भाई उनको वो सॉल्व करेगा बीएड वाला, तभी तो जाकर के उसको मेरिट में जब आएगा तब उसका सिलेक्शन होगा। बस पार्टिसिपेट कर लेने मात्र से उसका सिलेक्शन श्योर नहीं हो गया है। उसके लिए 2 बैरियर्स भी रखे गए हैं, टेट और सुपर टेट के, टेट और एस टेट के। जब इनको क्वालिफाई करेगा और इसके बाद डीएलएड वाले सीधे से जॉब करेंगे, लेकिन जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा। तो इसमें देखा जाए तो एनसीटी ने थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि बीएड वालों को अगर मौका दिया भी गया था, उनके देखा जाए वैकेंसी के हिसाब से कि चलिए प्राइमरी में बीएड को भी ला रहे हैं, तो उनको 2 साल के भीतर अगर ब्रिज कोर्स डिज़ाइन किया गया तो 5 साल बीत गया, आज तक ब्रिज कोर्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं आई है। ये सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू हुआ है। अगर ब्रिज कोर्स हर एक स्टेट में लागू हो जाता तो एक कहने के लिए बात होती, वहाँ पर इस तथ्य को यहाँ से भी कमज़ोर किया गया है कि कागज़ में तो लिखा है कि 2 साल के जॉब के भीतर हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएंगे, लेकिन ब्रिज कोर्स कहीं पर कुछ भी नहीं आया। और जज साहब के दिमाग में बात ये भी आ गई कि भाई ब्रिज कोर्स ला रहे हैं, मतलब कि एक इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जा रहा है, और ऑलरेडी हमारे पास एलिजिबल डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, और उनका जो देखा जाए राइट्स है वो लिमिटेड है, वो 1 to 5 के लिए है। बाकी अपर प्राइमरी और हायर लेवल के लिए मतलब बीएड वाले हैं वो एलिजिबल हैं ही। ये यहाँ पर ऑर्डर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए भी डीएलएड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ये बात नहीं बताई गई है और ना कोट की गई है। अगर वो कोट की जाती तो अवश्य यहाँ पर बीएड की तरफ भी झुकाव हो सकता था, और होता भी होता, ब्रिज कोर्स का इंक्लूजन होता, तब भी बीएड के पक्ष में ये फेवर में डिसीजन जा सकता था। तो और देखिए 2018 का जो गजट आया उसको देख करके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बीएड को किया हुआ है, और ये छलावा है एक प्रकार से बीएड कैंडिडेट्स के साथ। चूँकि भाई देखिए अगर आपको भी ऑफ़र दिया जाएगा कि आप बीएड कर लीजिए तो 1 to 8 और 9, 10 हर जगह वैलिड रहोगे। अगर आप डीएलएड करोगे सिर्फ 1 to 5 के लिए रहोगे, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो डीएलएड करेगा, वो सीधे से बीएड करेगा। बस यही चीज़ें हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हैं और बीएड कैंडिडेट्स के हक में नहीं हैं। और जो डीएलएड कैंडिडेट्स का कहना है कि भाई हमको लिमिटेड किया जा रहा है, तो आपको 6 to 8 में मौका दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि बीएड के लिए जिस प्रकार से ब्रिज कोर्स लाया गया है, तो अपर क्लासेस के लिए 6 महीने का और ब्रिज कोर्स ले आइए, दोनों को इक्विवेलेंट कर दीजिए। और बाद में देखिए यहाँ पर एमएचआरडी का जो लेटर है उन्होंने साफ कहा है कि हम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ला रहे हैं, और इसके बाद से जो बीएड और डीएलएड के कोर्स हैं वो कह लें कि ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक सेकेंड में लेटर दिखाता हूँ।
यहाँ पर लेटर देखिए, ये 30/5/2018 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD की तरफ से लिखा गया था, चेयरपर्सन NCT हंस भवन। डियर मैडम, इनको ये बताया था, KVS का मुद्दा उठाए थे और साथ ही साथ 1 to 5 में जो है B.Ed को भी इंसर्ट करने की बात कही थी। और लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो है फर्दर विथ द रोल आउट ऑफ 4-year B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर द एग्जिस्टिंग DLED/B.Ed कोर्सेज विल बी फेज्ड आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ समय बाद इनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। न DLED का अस्तित्व बचेगा न B.Ed का, चूंकि हम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स ला रहे हैं जो 1 से 12 तक पढ़ाने के लिए मान्य होगा। तो कुल मिलाकर कुछ और देखिए NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 फ्रेम की गई है, उसमें भी साफ तौर पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स 2023 से लॉन्च हो जाएगा और इसके बाद से देखा जाए तो यही चलेगा। बाकी जो है कोई भी कोर्स, सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे। तो मतलब साफ है कि यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दोनों कैंडिडेट्स को मौका देने की बात कही गई। सबसे दोस्तों एक बड़ी वजह B.Ed के बाहर होने की ये भी है कि B.Ed के जो एडवोकेट्स थे वो PS पटवालिया साहब ही थे, बाकी मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो थी, और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे एडवोकेट्स थे। कपिल सिब्बल साहब का पेडागोजिकल इशू उठाना ही बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है और उसी को पूरी तरीके से जज साहब ने पूरे ऑर्डर में लिखा है। एक बात दिमाग में घर कर गई कि अगर पेडागोजी जो आदमी नहीं सीखा है 1 to 5 की, और देखिए 1 to 5 में पढ़ाने के लिए खेल गतिविधि ये वो दुनियादारी से पढ़ाना होता है, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं ले रखा है व्यक्ति तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। ये बात यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रक कर गई और इसी वजह से B.Ed वाले यहाँ से बाहर हो गए हैं। अगर ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ लाई जाती कि भाई जो छोटा बहुत रह गया है हम उसको जो है ब्रिज कोर्स के माध्यम से कवर कर दे रहे हैं और वो जो है फिर इसके बाद इक्विवेलेंट हो गया सीधे से, तो काम ख़त्म हुआ। लेकिन NCT ने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, कमज़ोर पैरवी NCT की तरफ से भी देखने के लिए मिली है और NCT ने वाकई बिना प्रॉपर एक्सरसाइज किए और MHRD के लेटर के बाद से ही उन्होंने सीधे से गजट को जारी कर दिया। विभिन्न राज्यों से परामर्श भी लेना चाहिए था। ये कंडीशन हर राज्य में अडॉप्ट नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ और है, उत्तर प्रदेश में जैसे 6 to 8 में प्रमोशन में जा नहीं सकते, जो है B.Ed वाले का इंक्लूजन कहाँ हो पाएगा, 6 to 8 में उनको भर्तियाँ आनी नहीं है, 1 to 5 में BTC वाले होंगे और वही प्रमोट होकर 6 to 8 में पढ़ा लेंगे। तो फिर मतलब क्या रहता है, B.Ed का 6 to 8 वाला कहाँ काम आएगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आती है, उसमें B.Ed वाले भी रहते हैं, DLED वाले भी रहते हैं। या तो सीधे प्रमोशन से आप ख़त्म कर दीजिए, प्राइमरी में सिर्फ 1 to 5 में जो बार बार कहा गया है, यहाँ पे पेडागोजी आपसे सीखी है 1 to 5 की, तो सिर्फ 1 to 5 के लिए ही BTC वाले लिमिटेड रहें। 6 to 8 के लिए अलग से वैकेंसी आई। अगर इस सिनारियो की अगर हम बात करें, बाकी मेरे हिसाब से 1 to 5 की पढ़ाई, 1 to 6 to 8 की पढ़ाई DLED वाले भी करते हैं, B.Ed वाले भी करते हैं। B.Ed वालों का थोड़ा सा रह जाता है तो उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से कवर करने की बात है। 2018 का गजट ना आता तो ये रायता फैलता नहीं और बहुत सारे छात्रों ने 2018 के गजट के बाद कर लिया। तो NCT को अब बड़ा कदम उठाना होगा, एक नए गजट को यहाँ पर लाना होगा, संशोधित गजट को, जिसमें DLED हो गया, BTC हो गया, BLED हो गया, जितने बहुत सारे कोर्स चला रखे हैं सभी की प्रॉपर एक्सरसाइज करते हुए किसका कहाँ पे अहित ना हो, किसका कहाँ पे ज़्यादा हित ना हो, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। ब्रिज कोर्स लाए हैं 6 to 8 के लिए, तो 1 to 5 B.Ed के लिए, तो 1 to 5 वाले जो प्राइमरी वाले DLED वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई ब्रिज कोर्स जैसी वैकल्पिक व्यवस्था रख दी जाए। अगर TGT हो गया, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया, इस तरह के पोस्ट में, भाई TGT में नहीं जा रहे हैं, BEO जैसे नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, बस इतना है और क्या है, तो TGT में भी अलाउ कर दीजिए और एक ब्रिज कोर्स दे दीजिए, काम ख़त्म। वो 9-10 वाली पेडागोजी सीख लेंगे। भाई 9-10 DLED वालों का छूट रहा है, B.Ed वालों का 1 to 5 छूट रहा है, दोनों को कर लीजिए। तो इस तरह से काम हो सकता है। और बाकी जो बात है कि CTET के सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए गए तत्काल प्रभाव से, ये दोस्तों गलत सूचना है। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है जो आपको दिखाया जा रहा है।
ये चीज़ देखिए, द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाई द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात जो कही गई है, मतलब कि ये सर्टिफिकेट डिपेंड रहेंगे एसएलपी पे। ऑर्डर आ गया तो वाकई यार निरस्त हैं, लेकिन सीटेट ने इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है। और एक बात जान लीजिए, एनसीटी जब तक कोई सर्कुलर या नया आदेश नहीं लाती है, वो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें, उसको फॉलोअप करें, या नया संशोधित गजट लाएं, या कुछ और करें, या वैकल्पिक व्यवस्था लाएं, जब तक एनसीटी की तरफ से क्लियरेंस नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी है। लेकिन बीएड कैंडिडेट्स के लिए बहुत जो है कह लें बुरी कंडीशन आ चुकी है। अब खतरे की घंटी है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। देखा जाए तो बीएड छात्रों को अब क्या करना चाहिए। बीएड छात्रों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संगठित रहना चाहिए और अपने क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, इन सब से आवाज़ उठानी चाहिए। और साथ ही साथ मैक्सिमम ट्विटर अभियान आप डेली रखें। आज लगभग 1 मिलियन के करीब ट्वीट्स हुए हैं। रोज़ाना की ये कार्यक्रम होना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी आवाज़ को रखें, हुजूम को दिखाएं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्रीव्ड हो रहे हैं, करोड़ों छात्र। और डीएलएड वाले भी अपने कह लें कि अभियान को जारी रखें कि डीएलएड को सीमित ना किया जाए, डीएलएड को भी कुछ जो है ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। सिर्फ प्राइमरी के लिए ही डीएलएड क्यों बना है, उसको अन्य भर्तियों के लिए भी अलाउ किया जाए। जिस प्रकार से बीएड को किया जा रहा है तो डीएलएड को भी किया जाए। तो इस प्रकार के मुद्दे अगर आप उठाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर बीच का रास्ता निकल सकता है और दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। चूँकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई किस वजह की है कि आप कम से कम जो है फॉर्म अप्लाई करो। फॉर्म अप्लाई करने के बाद देखा जाएगा कि मैदान जंग में कौन ज़्यादा बहादुर है, बीएड वाला या बीटीसी वाला। डीएलएड वाले आराम से बीट कर ले जाएंगे बीएड वालों को, क्योंकि उनकी एकेडमिक्स हाई रहती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो डीएलएड के कैंडिडेट्स ने अगर सुपर टेट में अच्छे मार्क्स ले आएँ तो सुपर सीट करेंगे, आराम से बीएड वालों को बाहर करेंगे। ठीक है। और बीएड वालों को भी चाहिए कि संगठित रहें। अगर संगठित नहीं रहेंगे, लोहा गर्म है, माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके जो कह लें विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर इसमें आप संगठित नहीं रहते हैं और बहुत गहरी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो अवश्य ही इसमें कुछ नहीं होने वाला है। सब मामला शांत हो जाएगा, फिर कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आराम से आप लोग बाहर का देखिए, वही 9-10th वाला आपके लिए बचता है, टीजीटी हो गया, और उसमें बहुत सारी वैकेंसी आती नहीं, थोड़े बहुत आती हैं। और बाकी अगर आपने 2018 का गजट देख के किया तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो गई, या कह लें क्या कुछ है भाई। ये ठगा हुआ तो महसूस करेगा हर कोई भी, और मुझे भी बुरा लग रहा है। बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं और कह लें कि चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े रहे जो हमेशा से सलाह लेते थे। तो भाई हम भी कह देते थे कि हमेशा से वैलिड, हर कोई भी कहेगा कि भाई 18 का गजट आ चुका है, नियम बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप बीएड करिए, डीएलएड करने से कोई मतलब नहीं, आप लिमिटेड हो जाएंगे। सब कोई वैसे ही किया है, तो कोई यहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था भी 18 के बाद वालों की कम से कम निकलनी चाहिए। कुछ भी यहाँ पर भाई इस ऑर्डर जो आया है वो कहीं से भी देखा जाए तो जो वहाँ पे भाई देखिए कोर्ट में क्या है, जो साक्ष्य रखे गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, बस उसी के हिसाब से ऑर्डर दे दिया गया है। जो वहाँ पर जज साहब के समक्ष चीज़ों को रखा गया उन्हीं के हिसाब से ऑर्डर आया। मेन मुद्दा था 1 से 5 तक की भर्ती का, जो रीट लेवल 1 था, और उसके हिसाब से जज साहब ने उसको गलत पाया तो उन्होंने पैस कर दिया, सीधे से नोटिफिकेशन ही गलत कर दिया। बस काम खेल ख़त्म हो गया है। तो फिलहाल के लिए, और देखिए एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है, रिव्यू पिटीशन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में बहुत ही बड़े एडवोकेट्स होने चाहिए जो सारे मुद्दों को प्रमुखता और प्रखरता से रखें। क्योंकि जो रेशियो रहता है मेरे हिसाब से, आपको बहुत सारे यूट्यूबर 30 से 40% का देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से रंच मात्र की गुंजाइश रहती है कि रिव्यू पिटीशन में आदेश बदले। 10% ही इसकी संभावनाएं रहती हैं। पॉलीवोकल करेक्टर के अगर डिसीजन है, बहुत जगह बीएड अलाउड भी हुआ था, जैसे रामशरण मौर्य वाला है, तो इसमें ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक डिसाइड हो 5 जजेस की या 3 जजेस की, जो फिर डिसाइड करें। जो उसमें डिसीजन आए 1:2 का या 3:2 का, उसके हिसाब से फिर वो लास्ट हो जाएगा। ये एक्ट था मेरे भाई, और एक्ट क्वैश हो गया है तो बहुत ही बड़ी समस्या है। ये कोई छोटा खेल नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ले आएंगे, ये फला दिमाग हो जाएगा, भाई एक्ट क्या समझते हो आप? एक्ट उससे कहीं ऊपर की चीज़ होती है। एक्ट बनाया हुआ नियम है। स्टैच्यूअरी जो बॉडी बनी हुई है एनसीटी,
वही का बनाया हुआ नियम ही यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया गया है। तो अब सदन में अध्यादेश लाके क्या होगा मेरे भाई, कोई जो फिर एनसीटी का रोल क्या रह जाएगा, एनसीटी किस लिए बनी है, एनसीटी जैसे संस्थान किस लिए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में या तो अमेंडमेंट किया जाए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है अमेंडमेंट करना, कि वहाँ पर बीएड की क्वालिफिकेशन को इंसर्ट किया जाए, जबकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को बोला गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, और बीएड वालों के लिए बहुत ही ख़राब कंडीशन आ चुकी है। ये 99% बात सही है, सिर्फ 1-8% रंच मात्र की गुंजाइश है, बाकी बीएड वालों का पलड़ा कमज़ोर शुरू से ही रहा है, और जो प्रक्रियाएं हुई उनके तहत बीएड और कमज़ोर होता चला गया। लास्ट में जो बहस हुई वो थोड़ी सी और कमज़ोर हो गई, और कुछ साक्ष्य कायदे के नहीं रखे गए, और बीएड के डीएलएड के कैंडिडेट्स का हमेशा से यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है, और उन्हीं मुद्दों की वजह से यहाँ पर डीएलएड जीता है फाइनली। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये पूरा बायस्ड इन नेचर नहीं था, थोड़ा सा एक चीज़ होती है, मुझे भी ये बात थोड़ी सी नागवार लगती है कि 2018 के गजट के बाद से जिन छात्रों ने बीएड कर लिया उनकी गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, करीब से देखा है, लोगों की कंडीशंस देखी हैं कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीएड में खर्च करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर दूर रहते हैं, सिर्फ एक कोर्स ऐसा किया, और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, भाई कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए उन्होंने बीएड किया हुआ है। अगर फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाए, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, फिर वो 1 to 5 में आप ब्रिज कोर्स कर ही लेंगे, ब्रिज कोर्स में भी एग्ज़ाम होता है, कितने सारे एग्ज़ाम लेंगे भाई, ब्रिज कोर्स में भी एग्ज़ाम होता है 6 महीने का, जब उसको क्वालिफाई करोगे तब जाके आप टीचर फुली तरीके से बन पाओगे। और बाकी देख ही रहे हैं, सब तमाशा चल ही रहा है, 5 साल हो गया और ब्रिज कोर्स ना ला पाए, और इसी वजह से बीएड वाले आज ये गलत नीतियों का शिकार हो गए हैं और बाहर हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कह लें कि कहीं से भी गलत नहीं है, वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो डिसीजन आया है वो फैक्ट्स के आधार पर आया है, और जो फैक्ट्स थे वो कमज़ोर थे। एनसीटी की जो अडॉप्ट की गई प्रक्रियाएं थीं वो भी गलत थीं, और उसको जज साहब ने ऑर्डर में लिखा भी है बाकायदा, और देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा एम्फेसाइज भी किया गया था, और एक प्रकार से उसका सजेशन है, लेकिन सजेशन क्या समझा जाए, केंद्र सरकार ने कहा, केवीएस ने कहा, बस एनसीटी ने उसी के बाद कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी है, उसकी ओपिनियन लेनी चाहिए थी। समस्त जो राज्य हैं तो यही काम फिर से कर सकते हैं, ये समस्त राज्यों से लें, सबमिशंस लें, या समस्त राज्य ज़्यादा से ज़्यादा भेजें कि हमारे बीएड की आवश्यकता है कि नहीं है, कहाँ है कि नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक ऐसा भी डिसीजन आ सकता है कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो राज्य शामिल करना चाहे वहाँ की परिस्थितियाँ अलाउ करें तो शामिल करें, और नहीं तो नहीं करना है तो नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अगर पहले एक्सरसाइज के थ्रू कर ली जाती, लेकिन एक समान चीज़ कर देना हर जगह पर कि भाई बीएड ही बीएड रहेगा हर जगह पे, ये गलत हो गया है, और इसी वजह से ये जो है डिसीजन आया है। चूँकि एक केवीएस या एक कोई स्टेट पूरे इंडिया को डिसाइड नहीं कर सकता है, हर जगह की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ बदल गई है। दोस्तों लगातार वीडियो बनाने की वजह से और थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से भी वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ आपको थोड़ा डिफ़र लगेगी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और बाकी मेरा बहुत ही ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं है और ना ही किसी का विरोध है। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से प्रोवाइड की गई हैं और की जाती रही हैं, वो अनफेयर तरीके से, किसी का यहाँ पे पक्षपात नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।